फिर मैं कल नहीं आ पाऊँगा।
हेलो हेलो, एम ऑडिबल? प्लीज कंफर्म एनीवन। यस सर। ओके ओके, ग्रेट। ओके, एक सेकंड ना। ये कृति बापाडेकर, ये पहली बार मुझे लेक्चर में क्यों दिख रही है? कृति माइक ओपन करो वरना मैं लेक्चर से बाहर कर दूंगा 2 मिनट में। मेरा रोड वालों, कंफर्म करो। सीएस की है क्या ये? हेलो हेलो। यस सर, वो सीएस की है। ओके, नहीं मुझे आज तक दिखी नहीं, उसको बोल माइक ऑन करें। कहाँ थी आज तक ये? ओके छोड़ो। ओके सो आज CS 2 का चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर ये कर रहे। वेल एक से मैं तुमको एक चीज पहले इन्फॉर्म कर दूं, मैंने इसके लिए कोई पीपीटी नहीं बनाई है, मैंने तुम्हारे टीपीएस की इमेजेस ले ली हैं और वही प्रेजेंट किए, बिकॉज इसके लिए मुझे बनाने का एक्चुअली टाइम भी नहीं मिला। आई डोंट थिंक 10 क्वेश्चन के लिए पीपीटी इतनी इंपॉर्टेंट थी। लाइक कल जो था, कल में हमें सिर्फ 5 का कंपैरिजन था, तो वो तो चलो इम्पोर्टेंट है कंपैरिजन, इसलिए यहाँ पे सच कोई कंपैरिजन भी नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली तुम्हारी फोटोज ले ली और वही प्रेजेंट कर दिए, तो उससे से डायरेक्टली समझ लेते हैं। ओके सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ओके ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड। ओके ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेल, चैप्टर इज चैप्टर 4, CS2 चैप्टर 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा कोई बता सकता है माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? एनीवन? कोई भी? चलो नो रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया। ओके चलो मैं ही बता देता हूँ। अब तक अगर हम सबको याद हो तो CS2 का चैप्टर 1 विच वाज नथिंग बट माइक्रो प्रोसेसर। इनफैक्ट अब तक हमने 3 चैप्टर देखे CS2 में, एंड ऑल वर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर ओनली। सब के सब सिर्फ इसी पे बेस्ड थे। सब में हम सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर देखते थे, पता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम माइक्रो कंट्रोलर देखने जा रहे हैं ना। व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर बोल सकते हो इसका डैड, सॉर्ट ऑफ सॉर्ट टाइप ऑफ डैड, जस्ट लाइक इससे बड़ा है जो इसको कंटेन करता है। क्या नहीं समझा सर? अगर तुम्हें तुम्हारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ सबसेट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ये तुम्हारी मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई कि वो माइक्रो कंट्रोलर का सबसेट है। मतलब क्या? माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का एक पार्ट बोल सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर का एक पार्ट होता है। बहुत जगह पे जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, उसमें हम माइक्रो प्रोसेसर एक पार्ट की तरह यूज करते हैं, ना कि सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगर अब तक याद हो, जो हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़े थे उसके अंदर सिर्फ ALU, फिर रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, ये सब देख रहे थे, बराबर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डील विद अ माइक्रो कंट्रोलर which is a complete different thing, not a complete different but thing, but a partially complete different thing. Like अगर माइक्रो प्रोसेसर है सो वो सिर्फ इंटरनल प्रोसेस क्या होते थे, कैसे करना है वो होता है। माइक्रो कंट्रोलर उसको लेके और भी कुछ चीजों के साथ डील करता है, सो वही पूरे चैप्टर में करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो अ माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। देखो माइक्रो कंट्रोलर के दो नाम, या तो माइक्रो कंट्रोलर या तो कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। अभी कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है सर?
बताता हूँ, 2 सेकंड। अगर यहाँ पे लिख रखा है तुम्हारे लिए तुम्हारी टीपीएस की बुक पेज से, तो तुम रेफर कर सकते हो। अब होता क्या है, देखो माइक्रो कंट्रोलर में, हम माइक्रो प्रोसेसर में हम सिर्फ एक 3 चीजों को डील करते थे, वो भी उसके अंदर होती थी। माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं। अब जैसे जैसे एक तो हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। एक सेकंड। एक हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देन सेकंड वन इज आर लिमिटेड अमाउंट, बट कंप्लीट पूरा नहीं बोल सकते, बहुत छोटी अमाउंट में हमारे पास रैम होती है, रोम होती है। अब रोम में भी अलग टाइप है। रोम में भी दो होते हैं, एक रोम या फिर होती है हमारे पास एप्रोम। क्या होती है? एक रोम और दूसरी एप्रोम, ठीक है। ओके, देन हमारे पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, समझ रहे हो? अगर हम माइक्रो प्रोसेसर बोले तो उसके अंदर तो उसके छोटे मोटे पार्ट्स थे, वो काम करते। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को तो लेता है, साथ ही साथ रैम, रोम, एप्रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का भी ख्याल रखता है। और सब के सब ये जो जितने हैं ना यहाँ पे, और ये जितने हैं ना, ये सब के सब सिर्फ एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में होता है। सब के सब सिर्फ एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। ओनली इन वन इंटीग्रेटेड सर्किट। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो प्रोसेसर जब इतना कॉम्प्लेक्स था, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमने रैम भी डाल दी, रोम भी डाल दी, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी डाल दिए। बोल सकते हैं छोटा चलता फिरता कंप्यूटर बन गया ये। छोटा ही, पूरा नहीं बोलूंगा, बट एक चलता फिरता कंप्यूटर। बिकॉज इसको अगर आप अपने पोर्ट्स दे दिए, इनपुट के लिए आप कीबोर्ड लगा लो, आउटपुट के लिए आप एक अपना डिस्प्ले डिवाइस यूज कर लो, एक छोटा चलता फिरता कंप्यूटर टाइप बन सकता है। Well, जिसको हम कंप्यूटर तो नहीं बोलते, बट हाँ एक टाइप ऑफ मानने के लिए मान सकते हो, ठीक है। पहले लाइन में वही सब लिखा, कुछ नहीं है कि एक कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्लीट माइक्रो सिस्टम है। फिर माइक्रो प्रोसेसर रखता है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रैम, एप्रोम, फिर रोम, एंड देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब पूरा का पूरा सिर्फ एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाया, यानी एक ही बोर्ड है, उसी पे सबका सब हमने उसको बैठाया है। अच्छा, अब माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, जैसे मैंने कहा, टाइप ऑफ चलता फिरता कंप्यूटर, और छोटा या माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। बट इट इज कॉल्ड, क्यों बुलाते हैं, बट बुलाते क्यों है? बिकॉज इट इज यूज टू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शंस। आप डिफरेंट टाइप, देखो माइक्रो कंट्रोलर का नाम पड़ा क्यों है? वो हर चीज को कंट्रोल करने की आदत हो गई थी उसको, वो बहुत सारे कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म करता था। लाइक माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा कंट्रोल करता था, उससे काम निकलाता था। रोम रैम सबका मैनेजमेंट देखता था, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट देखता था, सब कुछ कर लेता था। इसलिए हम उसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, कंट्रोलर इसी से नाम आया, ठीक है। ओके, द डिजाइन the design of microcontroller identify all the needs to build a complete microprocessor system and puts as many possible as in a single IC। मतलब क्या है? यहाँ पे जब हम माइक्रो कंट्रोलर जो है, डिजाइनर जो होता है माइक्रो कंट्रोलर का, वो सारी की सारी नीड्स देखता है, ठीक है। जितना भी तुमको चाहिए एक सिंपल सा माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तुमको, पहले वो देखेगा। उसके बाद आप जितना भी चीज है पॉसिबल सब डाल देगा। लाइक देखो, मेरे को माइक्रो प्रोसेसर बनाने, मेरे को माइक्रो कंट्रोलर बनाना है। अब माइक्रो कंट्रोलर के लिए मेरे को माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, इसकी क्या बेसिक नीड है, इसको क्या क्या चाहिए, वो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेट से मेरे पास इतना बड़ा बोर्ड है सर्किट बिल्ड करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर के लिए लेट से ये जगह ने अलॉट कर दी माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। इतनी जगह माइक्रो प्रोसेसर, वेल माइक्रो प्रोसेसर के लिए माइक्रो प्रोसेसर को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, तो प्लीज अभी थोड़ा समझ जाना। छोटा ही न्यू एनपी माइक्रो प्रोसेसर, इतनी एरिया माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अब बची जितनी जगह, यहाँ पे हम जो जो चीजें इंस्टॉल कर सकते कर ले। लेट से यहाँ पे मैंने एक रैम लगा दी, यहाँ पे मैंने बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बना लिए, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बना लिए। ये जो यहाँ की जगह थी, यहाँ मैंने एक रोम लगा ली, और भी ऐसी पॉसिबल चीजें जो हम इसके अंदर बिल्ड कर सकते हैं। तो जिसका डिजाइनर होता है माइक्रो कंट्रोलर का, वो भी यही करता है। वो देखता है कि सिंपल माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद जितने भी पॉसिबल चीजें होती हैं, सब की सब एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है जो सिंगल बोर्ड था उसी में डाल देगा, ठीक है।
नाउ अच्छा, अगर माइक्रो कंट्रोलर है, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक माइक्रो कंट्रोलर है, अब वो क्या लिखा है, मस्ट इंक्लूड फुल और नियरली फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसको एटलीस्ट ऐसा कंपल्शन टाइप बनाया गया था कि वो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी तरफ एकदम पूरा कट टू कट काम करके देना चाहिए। जितना भी माइक्रो प्रोसेसर काम करता है ना, सबका सब करके देना चाहिए, कट टू कट ऑलमोस्ट। या तो पूरा कट टू कट कर दे, या तो एटलीस्ट नियरली फुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट कट टू कट आना चाहिए कि मतलब हाँ, एक माइक्रो कंट्रोलर लिया तो माइक्रो प्रोसेसर जितना भी काम करके देता सब ये भी करके दे पाएगा, ऐसा। ठीक है, अब उसमें रोम, एप्रोम, रैम, फिर पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, सेम नथिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, टाइमर हो गया, क्लॉक हो गया, सीरियल पोर्ट्स हो गए, सब इनको हो जाए। ठीक है, सबके सब उसके अंदर आ जाते हैं। फिर सबके सब का सबके सब यूज हो सकते हैं, सबके सबको आपको एक साथ कंट्रोल करना है, एक साथ काम कराना है। दैट इज व्हाट माइक्रो कंट्रोलर इज। अच्छा, अब देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? बिकॉज उसको बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स है ना। देखो, माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ आ गया ये माइक्रो प्रोसेसर, इसके लिए इतनी जगह मैंने प्रोवाइड की। ये खुद भी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद मैंने बाहर रैम लगाई, रोम लगाई, इनपुट पोर्ट्स लगाए। अब इनको कनेक्शन, इनका इनके साथ कनेक्शन, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, इसका कनेक्शन, कितना कॉम्प्लेक्स होगा सोचो। उसमें आपको पावर सिस्टम प्रोवाइड करने पड़ेंगे थोड़े, लाइक आपको कैपेसिटर डालना पड़ेगा, थोड़ा रेजिस्टर डालना पड़ेगा, फिर वो सब में भी तो कितना कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ये। तो इसलिए हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब उसके एग्जांपल दिए नीचे दो, लाइक 8048, 805। ठीक है, प्रोसेसर्स कौन कौन से पढ़े थे? 8085। देन कल देखा हमने 8086, फिर उसमें भी अंदर वैरायटी 286, 386, 486, पेंटियम। बराबर, आज हम क्या देख रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर। अब डिफाइन माइक्रो कंट्रोलर, तो सेम थिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो डाल दो। उसके चार एडवांटेज पूछे माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। माइक्रो कंट्रोलर क्या एडवांटेज देता है, देखो। सबसे पहली बात, माइक्रो कंट्रोलर का खर्चा कम है। खर्चा कम है माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो बेस्ड सिस्टम जो होते हैं ना हमारे, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, यानी जहाँ पे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं हम, वहां उसके कंपैरिजन में माइक्रो कंट्रोलर का खर्चा कम आता है हमको। उसके बेसिस पे, उसके कंपैरिजन में माइक्रो कंट्रोलर खर्चा कम है, सबसे पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज क्या है? यहाँ पे हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट ज्यादा दे रखे हैं। अगर आप यहाँ देखो थोड़ा सा, कहाँ गया, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो लिमिटेड इनपुट आउटपुट होगा, लाइक इससे कनेक्शन थोड़ा बहुत। बट माइक्रो प्रोसेसर के पास एकदम लिमिटेड। आई रिपीट माई वर्ड्स, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये जो बॉक्स बनाया था मैंने, कलर चेंज कर देता हूँ भाई, इधर से। ये रहे ना, ये वाला माइक्रो किसका है? माइक्रो कंट्रोलर का। बराबर, कि माइक्रो प्रोसेसर का किसका है बताओ? अरे गधो, ये छोटा वाला माइक्रो प्रोसेसर ना, बड़ा वाला माइक्रो कंट्रोलर, जो बाहर का एरिया है पूरा वो माइक्रो कंट्रोलर, जो अंदर का है वो माइक्रो प्रोसेसर। पहले ही कहा है, ये देखो ना, माइक्रो प्रोसेसर लिखा तो है। तो इसका जो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे इस सिर्फ ये यूज होता है, सिर्फ इसी में पूरा सिस्टम डिपेंड करता है, उसमें खर्चा ज्यादा पड़ता है। वेरे जहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लेते हैं उसका खर्चा कम पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर, ऐसा कैसा पॉसिबल है, यहाँ पे आप रैम रोम सब दे रहे हो फिर भी बता रहे हो। हाँ भाई, है ऐसा। क्यों है? जस्ट बिकॉज अब जब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम लेते हो ना, तो वहाँ एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता, वहाँ पे मल्टीपल्स होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर भी मल्टीपल होते हैं, बट देन टू, ये अगर सिर्फ इसी पे बेस्ड है तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। वैसे अगर माइक्रो कंट्रोलर ले लिया तो हमारा खर्चा बच जाता है। ठीक है, देन वेरी गुड। ओके, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, या अगर देखो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी देख लो, हमने तो इनपुट आउटपुट पोर्ट सेपरेटली इधर एक्स्ट्रा दे दिया है कि जितनी जगह बची उतनी हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का काउंट बढ़ सकता है कंपेयर टू प्रोसेसर। कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोसेसर। ठीक है, ओके। अब क्या लिखा है? can be used in wide variety of intelligent products such as personal computer, keyboards. Microprocessor-based system cannot be used in such intelligent products. अभी जो हम हमारे लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, इसमें जब पहले ऐसे होते थे जहाँ पे हम सिर्फ पीसी यूज करते थे, सो वो टाइम पे
हमें माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते थे हम, बहुत जगहों पे यूज किया है हमने, बहुत ज्यादा जगहों पे यूज किया हमने, बहुत ज्यादा जगहों पे लगाया है, यूज करते रहे हमेशा। माइक्रो कंट्रोलर कैन बी यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स। अब इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स खाली नाम एक्स्ट्रा एडवर्ब दिया है और कुछ नहीं, पदवी दे दी है और कुछ नहीं, ज्यादा ना वो एम्फेसाइज नहीं है, बस एक थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के आंसर को थोड़ा सा सीएस की लैंग्वेज में लिखने के लिए किया है, ठीक है। सच एज इन माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम यूज करते हैं घर पे लाके, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स के कीबोर्ड्स में, कीबोर्ड्स के अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हैं बहुत लोग, पहले करते थे, खैर अब तो ज्यादा नहीं होता, बट पहले होता था ये सब, ठीक है। वेरस अब ये माइक्रो कंट्रोलर था इसलिए, अगर आप कोई सिस्टम ले रहे हो जहां पे माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हो, ओनली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड नहीं है वो, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है, तो क्या होगा, पूरा कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर करेगा। तो वो वैसे प्रोडक्ट्स हम इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स के तौर पे यूज नहीं कर सकते। वो जो जहाँ सिस्टम लगता है ना माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, जो सिर्फ उसी पे काम करेगा, किस पे काम करेगा, माइक्रो प्रोसेसर पे, पूरा सिस्टम किस पे बेस होगा, माइक्रो प्रोसेसर पे। उनको हम ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स में जल्दी यूज नहीं करते, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है, एट द सेम टाइम हमारा बैंड भी बच जाता है, खर्चा भी बहुत आता है, प्लस एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होता है, लोड ज्यादा आ जाता है उस पे, ठीक है। ओके, many low cost products such as electronic toys, electric drills, microwave ovens, VCRs are based on microcontroller। डेली लाइफ में हम इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं, लाइक तुम खेलते होगा, रिमोट कंट्रोल कार्स हो गए, देन इलेक्ट्रिक ड्रिल्स लाइक जो ड्रिलिंग मशीन, ऑल दो वो नहीं, बट अ टाइप ऑफ ऐसी कुछ मशीन्स, देन माइक्रोवेव हो गया, फिर VCRs हो गए, इन सब के अंदर माइक्रो कंट्रोलर आज भी यूज होता है। पुराना वर्जन नहीं, नया वर्जन होता है, बट होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा माइक्रो बेस्ड सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम जो थे, उनके साथ ऐसा केस नहीं था, ठीक है, उनको हम ऐसा यूज नहीं कर सकते थे, उनकी इतनी वाइड वैरायटी में यूजेज नहीं है, ठीक है। देन उसके अब फीचर्स भी बताने पड़ेंगे भाई। 8081 माइक्रो कंट्रोलर का एक टाइप है, एक माइक्रो कंट्रोलर है 8051, 8081 नहीं 51, सॉरी माय बैड, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का एक टाइप है, ठीक है। उसके 8 फीचर्स पूछते हैं। अब देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पेपर में तुम्हारे व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, देन या तो कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम ऐसा पूछ सकते हैं, या तो ये जो वेल उसके बाद ये जो 8 फीचर्स मैं बताने जा रहा हूँ अभी, एनी 8 फीचर्स वाला सेक्शन है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, सो प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान देना। देन इसके आगे एक और क्वेश्चन है, वो भी आगे बताता हूँ मैं। खैर ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं, और थोड़ा इस चैप्टर में यही एक ऐसी चीज है जो पूछी जाती है, ये और एक दो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा उसके बारे में पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे, 8051 के फीचर्स पूछ लेंगे, और मैं आगे कुछ बताऊंगा एक दो क्वेश्चन, वो मोस्ट ऑफ द सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम वही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अगर अपने TPS में देख रहे हो तो 8051 का ब्लॉक डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, 8051 का पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो ब्लॉक डायग्राम है वो, उसके बारे में ये सब पढ़ना, थियरी पढ़ना इज ओके, बट वो ब्लॉक डायग्राम मत पढ़ने जाना, इतना मत रखना, नहीं आता, नहीं आता, रेयर केस में आता है वो, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि मत करो, बट एक दन टू अगर आप कर रहे हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, सजेशन था मेरा सिर्फ। ओके, हम इसके फीचर्स क्या देख लेते हो। 8051 है क्या, एक माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट का ALU उसके अंदर, कितना, एज एन 8 बिट ALU। ALU क्या है, क्या है ALU, लॉजिक यूनिट कुछ तो था, फर्स्ट चैप्टर CS2 का, बेटा उसके अंदर पूरा पढ़ाया मैंने माइक्रो प्रोसेसर, याद करो व्हाट इज ALU, ठीक है। यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। व्हाट वाज एन ALU, एल व्हाट वाज एन ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ना, सब सो रहे हैं, सब नशे में बैठे हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास 8 बिट का ALU है, ठीक है। उसके पास जो हम रैम रोम बोलते हैं ना, हमारे उसके पास रोम है प्रोम है, तो उसका साइज क्या है, 4K बाइट्स का, 4K बाइट है, ठीक है, 4K बिट नहीं है, 4K बाइट है। रैम कितने का है, रैम 128 बाइट का है, ठीक है। उसके पास हमने रैम रैम दी, रैम कितने की, 128 बाइट की। रोम या एप रोम को एक देते हैं, वो कितने की दी, 4K बाइट्स की। नाउ उसके पास जो टाइमर है वो अच्छा है, इट हैज डुअल 16 बिट टाइमर इवेंट काउंटर, इवेंट काउंट करने वाला
जहाँ पे टाइमर भी हम लगा सकते हैं, वो उसके पास कितने का है, डुअल 16 8 बिट, यानी दो है 16 बिट के दो टाइमर्स उसके पास, ठीक है। ओके नाउ उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट देखो, इट हैज 32 इनपुट आउटपुट लाइंस फॉर 4 8 बिट आईओ पोर्ट्स। उसके उसने 8 बिट के 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स बनाए, उसके लिए 32 लाइन, उसके लिए 32 लाइन्स है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी में अपने को काम करके देता है, ठीक है, एफिशिएंट बनाता है हमारे को। अच्छा अब कितने, वो एड्रेस याद है तुमको, एड्रेस लगता था हमको किसी भी जगह पर जाने की मेमोरी में लिख ले, तो इट कैन एड्रेस 64 KB ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। आपकी जो प्रोग्राम के अंदर मेमोरी होती है वो 64 KB तक कोई एड्रेस कर लेगा। सेम गोज फॉर डेटा, सेम गोज फॉर डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी दोनों के लिए 64 KB डाल देता है। अब उसके पास जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, इंस्ट्रक्शन से स्क्रीन विजिबल है। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। अच्छा अभी अगर सबने पढ़ा है, सबको याद हो, तो हमारा जो थर्ड सेकंड चैप्टर था जहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट लिखते थे, ऑल दो किसी ने काउंट नहीं किया होगा मुझे पता है, बट उसके पास इससे भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन शायद है। इफ यू विल ऑब्जर्व, उसके पास 8085 के पास अराउंड अराउंड 100 और उससे प्लस में इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 8051 के पास वो क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, उसके पास 111 इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी है। जो हम बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट मान सकते हैं, क्योंकि हम जब 8058 से भी इतना सारा काम करा लेते थे वो भी कितनी वैरायटी में हम काम कराते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा इंटरप्ट के साथ जब डीलिंग होती थी तो यहाँ पे इसके पास दो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, ठीक है। कितने, सिर्फ दो ही होते हैं, याद रखेंगे प्लीज। अच्छा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, इट हैज द 80851 इज क्लॉक अप टू 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। क्लॉक कितने फ्रीक्वेंसी की है, 12 मेगाहर्ट्ज की। अच्छा एक लास्ट, फुल फीचर्ड सीरियल पोर्ट, इसके बाद जो सीरियल पोर्ट होता है इनपुट आउटपुट फुल फीचर्ड है, यानी बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज्यादा वाइड वैरायटी में यूसेज है उसका। सिर्फ ये नहीं कि ये इनपुट आउटपुट के काम आता है, बहुत भी अलग अलग तरह की काम करता है वो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये देखो ये भी मैं जो बोलता हूँ कि आगे बताऊंगा, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूं, बिकॉज ये भी बहुत टाइम पूछा जाता है पेपर में। दो क्वेश्चंस के आसपास इस पेपर से होते ही, इस चैप्टर से होते हैं राउंड फिगर में। और उनमें से एक या एक मोस्टली ये और ये होता है, ये मोस्टली ये दो होते ही होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, और या तो ये या तो वो, ऐसा तो होता ही होता है। दो में से कोई एक तो आता ही आता है, एज ऑफ आई हैव सीन, दो में से कोई एक तो आता ही आता है। तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ये एक एक बार पढ़ लोगे, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है, उसके प्रोग्राम्स के, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, क्या पहले पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन 8085 मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहली कहा आर्किटेक्चरल ब्लॉक डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, नहीं आता है पेपर में, रेयर केस में आता है वो। आई वुड सजेस्ट कि मत करो, बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। वैसे ही तुम्हारे पास पोर्शन बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है। बट देन टू यू अगर करना है तो यू कैन कर सकते हो। अगर करना होगा किसी को तो मुझे बस बोल देना, एक बार मैं समझा दूंगा उसको भी, ठीक है। ओके माइक्रो कंट्रोलर का मेमोरी मैपिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं, मेमोरी मैपिंग। अब मेमोरी मैपिंग के लिए 8051 के पास है क्या, उसके पास दो सेपरेट मेमोरी स्पेसेस है, ठीक है। एक रैम होगी एक रोम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब उसमें भी देखो अलग अलग कैटेगरी के रूप में क्या है, प्रोग्राम मेमोरी स्पेस, डेटा मेमोरी स्पेस। प्रोग्राम मेमोरी स्पेस जहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टोर करने वाले, डेटा मेमोरी स्पेस जहाँ पे अपना डेटा स्टोर करेंगे। नहीं भी सजेस्ट करता है वो चीज, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे क्या। देखो ये डायग्राम सर बनाना जरूरी है क्या, हाँ मैं बोलूंगा बना देना, ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। एक रोम है, एक रोम रैम होगी, एक एप्रोम या रोम होगी। देखो अगर एक ध्यान दो थोड़ा, बना पूरा मेमोरी से ही है, रैम रोम ही चल रहा है, ठीक है। बट जो प्रोग्राम मेमोरी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम रोम होती है। या तो रैम, देखो यहाँ पे देखो, या तो रैम रोम
यहाँ पे रोम एप्रोम, रोम एप्रोम। एक जगह भी खाली रैम का ऑप्शन आया है एक्सटर्नल सेक्शन में, वरना एक इंटरनल रोम एप्रोम, देन सेकंड एक्सटर्नल रोम एप्रोम। ठीक है। डेटा मेमोरी फुल ऑफ रैम, सिर्फ रैम होगा उसके अंदर, और फिर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर जहां से आप अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वो रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। लाइक हमने अगर 8086 से अगर याद हो सबको, तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर, डेटा स्टोर करना है तो उसका अलग रजिस्टर हो गया, एड्रेस स्टोर करना है उसका अलग हो गया, बेस इंडेक्स के लिए अलग हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स यूज करते हैं। ये बना देना डायग्राम प्लीज, मार्क्स कंटेन करता है एंड अच्छा इंपैक्ट छोड़ता है सामने वाले पे। अब देखो है क्या ये, रोम सबको पता है, रोम क्या, देखो प्रोग्राम मेमोरी स्पेस इज रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म, आरओएम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी आरओएम होती है अपनी। द मेमोरी स्पेस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड वेरिएबल डेटा। हमारी जो प्रोग्राम मेमोरी होती है उसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं और वेरिएबल डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं मैं अभी से, रोम रोम का जो डेटा होता है वो सिर्फ रीडेबल होता है, उसको आप राइट नहीं कर सकते, उस पर आप एडिट नहीं कर सकते, वेरएज रैम कर सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके, इट इज पॉसिबल टू रीड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस स्पेस बट द प्रोसेसर कैन नॉट राइट डेटा इन दिस मेमोरी। मैंने पहले कहा, अगर आपको पता हो, आप अपने फोन में रोम रैम देखते होंगे, रोम का जो डेटा होता है वो कभी डिलीट नहीं होता। रोम का डेटा कभी डिलीट नहीं होता, क्यों? वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है रिगार्डिंग योर फोन, लाइक आपका फोन का नंबर क्या, आपका जो मॉडल नंबर है वो क्या है, देन आपके हर एक फोन को उसका एक मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, जिससे वो पहचान लेता है कि ये पीस है, ये पीस है। वो भी उसके अंदर स्टोर होता है, कौन सा मॉडल है, कैसा क्या है, उसकी बारीक से बारीक डिटेल उसके अंदर स्टोर होती है, ओनली मॉडल की। ठीक है। आपके जैसे फोन का एग्जांपल लूँ तो वो उसको कभी हम राइट नहीं कर सकते, खाली एडिट नहीं कर सकते, वही चीज दिखे यहाँ पे। ऑल इंस्ट्रक्शन फैचेस आर टेकन फ्रॉम प्रोग्राम मेमोरी स्पेस। देखो आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करे ना, उनको पहले लगे कहाँ रख, आपके कहाँ होंगे, सब प्रोग्राम मेमोरी में। देखो इंस्ट्रक्शंस तो हमने बताया ना ऊपर कि 111 इंस्ट्रक्शंस है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस तो इसी के अंदर होंगे। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो होगा क्या, प्रोग्राम लिखने में आप बार बार उन्हीं 111 इंस्ट्रक्शन से कोई एक यूज करेंगे, कुछ ना कुछ यूज करते रहेंगे। लेट से आपने एक्स यूज किए, उसमें से एक्स इंस्ट्रक्शन यूज किए, सो एक्स के एक्स इंस्ट्रक्शन यहाँ से फेच किए जाएंगे। ठीक है, कहाँ से फेच किए जाएंगे, प्रोग्राम मेमोरी से। इट्स लाइक अगर मैंने लिखा है कि मूव, देन लोड, देन ऐड, सो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने मेरे प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं। ये पूरा क्या है, मेरा प्रोग्राम है लेट से। सो होगा क्या, जब प्रोग्राम के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये एक एक करके क्या होंगे, एग्जीक्यूट होना चाहेंगे, एक एक करके स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूट होना। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जैसे ही मूव कॉल होगा, सो मूव कॉल हुआ है, सो वो कहाँ पे है, वो इंस्ट्रक्शन है किधर, प्रोग्राम मेमोरी स्पेस यानी रोम के अंदर है। सो वी विल गो टू रोम, वहां से वो उस एमओवी का मतलब क्या है, अच्छा ये करता था, सो हम उसको अप्लाई करेंगे, फेच करेंगे, यानी उसका पूरा डेटा लेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन वो अप्लाई कर देंगे। सेम गोज फॉर अनदर इंस्ट्रक्शंस आल्सो। क्लियर है, क्लियर है? रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आई कांट से क्लियर है कि नहीं, देन आई हैव टू गो अहेड। ओके, कोई बात नहीं। द डेटा मेमोरी स्पेस, द डेटा मेमोरी स्पेस इज रीड राइट मेमोरी स्पेस। रैम सबको पता है, आपके फोन का जो रैम होता है वो रीड राइटेबल होता है, एक्सपांडेबल होता है। क्यों? आप अपने रैम के अंदर डेटा ला भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। ऐसा हर बार होता है क्या? हाँ सर, हर बार होता है। ठीक है। हमारा जो डेटा मेमोरी स्पेस है उसको हम रीड राइट मेमोरी स्पेस बोलते हैं, जिसको हम आर एम रैम नाम भी दिया है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे आप उसका इंटरनल डेटा पढ़ सकते हो, उसमें ओवर राइट कर सकते हो, उसमें अपना नया डेटा ऐड कर सकते हो, जो पहले लिखा था उसको हटा के नया ऐड कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया। ये सारे फंक्शंस रैम में अवेलेबल होते हैं, रोम में नहीं होते। दैट्स व्हाट वाज आवर नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन रीड इट। अच्छा, एक कुछ स्पेशल चीज है, ठीक है। इट कैन नॉट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दिस मेमोरी स्पेस। देखो होता क्या है, हमने दो मेमोरी स्पेस बनाए, कौन कौन से, डेटा एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, डेटा के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते एग्जीक्यूट, क्यों? इसके पास इंस्ट्रक्शंस होते ही नहीं है, इसके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, ये खाली डेटा रखता है हमारा। इंस्ट्रक्शन कौन रखता था, रोम रखता था, तो हमें रोम के पास जाना पड़ेगा एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब उसका एटलीस्ट मतलब निकालना, एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले हम उसको देखेंगे, उसको समझेंगे,
समझने के लिए हमको एप्रोम या रोम जाना पड़ेगा, वहां से उस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझा क्या ऐसा एग्जीक्यूट करना है, फिर आके अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज इस मेमोरी स्पेस में हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर ही नहीं होता है, तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। ओके, अब जो हमारा 8085 है, इसके पास इंटरनल रैम है। क्या है? 8085 इंटरनल रैम इज इन दिस मेमोरी स्पेस। जो हमारा ये मेमोरी स्पेस है, इसी में उसका इंटरनल रैम है। एक तो पहली बात, 8051 के पास इंटरनल रैम है, और है भी तो किधर है? ये डेटा मेमोरी स्पेस के अंदर ही है, ठीक है। ओके, अब हमने याद हो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 128 बाइट्स का है, ये वही चीज है। 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम प्रोवाइड जनरल रीड। देखो, रैम का फंक्शन बता रहा है और कुछ नहीं, कि जो आपका 128 बाइट्स का इंटरनल रैम है, वो आपको लिखने का, फिर उसको एडिट करने का, रीड करने का परमिशन देता है, ठीक है। और फिर सम पार्ट ऑफ दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का तो आपने कितने पहले देख चुके हैं ना काम। इसके कुछ पार्ट को हम रजिस्टर बोल देते हैं, कुछ को हम रैम बोल देते हैं। यहाँ पे अगर डायग्राम दिख रहा हो, अ, यहाँ पे अगर डायग्राम दिख रहा हो, एक सेकेंड, हाँ बेटा, तो यहाँ पे ये देखो, अप टू 64 KB ऑफ एक्सटर्नल रैम, यहाँ पे आप एक्सटर्नल रैम लगा सकते हो। 128 बाइट्स का जो रैम है ना, ये वाला इसकी बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे इसकी बात, और ये देखो, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी तो है ना। होता क्या है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में? यहाँ पे जो 128 बाइट्स ऑफ रैम है, इसमें से आप कुछ कुछ थोड़ी मोटी जगहों को रजिस्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हो, उनको रेफर करते हैं रजिस्टर के तौर, ठीक है। ये 3 पॉइंट। सर इतना पूरा आंसर लिखना जरूरी है क्या? एटलीस्ट 10 पॉइंट्स तो लिख के आओ। इनकेस तुमको डायग्राम नहीं याद रह रहा है, देन 12 पॉइंट, 13 पॉइंट्स इंक्लूडिंग डायग्राम है। इनकेस तुमको डायग्राम याद नहीं आया तो 11 पॉइंट्स लिख के आना, बट आई विल सजेस्ट कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कंटेंट करता है। अगर उन्हें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि डायग्राम से बताओ, तो बताना ही पड़ेगा। एल्स अगर नहीं मेंशन किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि डायग्राम बनाना, बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। इंप्रेशन तुम्हारा बिल्ड होता है, जैसे डायग्राम देखेगा ना, तुम्हारा जो एग्जामिनर होगा उसको तुरंत लगेगा, हाँ भाई डायग्राम बनाया ना, और थोड़ा मैच मैच कर रहा है डायग्राम, मतलब उसको थोड़ा बहुत आता रहेगा तभी इसने किया है, और उसमें फिर वो अपने को मार्क्स बढ़ा के देता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि करो। तो सर इम्पोर्टेंटली यही है, मतलब ये दो आंसर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ऐसा? हाँ, एक्चुअली ये पूरे चैप्टर के अंदर गिने चुने 3-4 सवाल ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखो अभी ये 11 पॉइंट क्या है? 8085 के पास, मैंने उत्तर में बताया कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। कितने हैं? 22 है। जो मेमोरी का पार्ट भी नहीं है, जो हमारे रैम का पार्ट भी नहीं है, जो हमारे रैम का पार्ट भी नहीं है। अगर ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखो, रैम तो अलग से थी 128 बाइट्स की, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स अलग से हैं, और ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी कितने हैं? 22। मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा जगह हो सकती है, कितने ज्यादा, जितना ज्यादा काम कराएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। अब दे ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस फ्रॉम, उसका मेमोरी लोकेशन बताया बेसिकली, कि वो 80 से स्टार्ट होता है, F8 तक अपने सारे रखता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर तुमने इसको अवॉइड भी किया, कोई हार्म नहीं है, चल जाएगा, बिकॉज वो स्टार्टिंग लाइन है ना, 22 स्पेशल फंक्शन, ये वाली, ये वाला, ये जरूरी है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। ये मेमोरी लोकेशन आप नहीं बताएंगे चलेगा, ठीक है। ओके, दिस रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, यानी फॉर द इंटेंडेड पर्पस मतलब जिनका जो काम है, जिसके लिए जो बनाया गया है, उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। नाउ the 4K byte program memory can be expanded by an additional 60K byte, making it 64K byte program memory. The data memory can also be expanded to 64K bytes. अब वो जो डायग्राम बनाया था मैंने ऊपर, वो डायग्राम का मतलब समझाता हूँ ऊपर। देखो देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्सेस में, ये बॉक्सेस में, एक सेकंड, इसमें से ये जो ये वाला एरिया ना, ये वाला पहले से होता है, ठीक है, ये पहले से होगा। बट इफ यू वांट, अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, आपको चाहिए कि हमारे को जगह कम पड़ रही है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस। 64K बाइट तक आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है हमने, कि यहाँ पे आप 64K बाइट तक का एक्सटर्नल रैम यूज कर सकते हो। सेम गोज फॉर AROM। देखो,
एक्सटर्नल जब यूज करना है ना, तो यहाँ पे 60 का, एक्चुअली इसमें भी होता क्या है, ये 60 बनता है ना, बनता कैसे है वो बताता हूँ। देखो 60 में 4 के बाइट तो इंटरनल होती है, 60 के जो 64 के बोल रहे हैं ना, उसमें से 4 तो इंटरनल होती है, 4 इंटरनल फिक्स्ड है, ठीक है। अब होगा क्या, 4 सर आपने बोला इंटरनल फिक्स्ड है, सो अब हम क्या करेंगे आगे, इनकेस मुझे और बढ़ानी है तो मैं 60 एक्सटर्नल रोम एप्रोम यूज कर सकता हूँ। कितना, 60 के, अगेन अ लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो वो जो डायग्राम है क्या बेसिकली भी समझा, है क्या बेसिकली भी समझा तुमको। मेरे पास ये पहले से होगा, ये पहले से होगा, 4 के बाइट हमारी इंटरनल रोम एप्रोम होगी, देन 128 बाइट्स का रैम होगा, उसमें उसी के ऊपर थोड़े से स्पेशल फंक्शंस होंगे, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होंगे, कितने होंगे 22, कितने होंगे 22। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 080 से F8 तक, इसको मिस किया तो भी चल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, पहले बोलता हूँ, ठीक है। बट अगर लिख दिया तो अच्छी बात है। अब होगा क्या, मेरा जो 64 के बाइट हमारा जो रोम है, रोम हमारे पास 4 के बाइट का तो इंटरनल है, 4 के बाइट का इंटरनल है, विच इज नथिंग बट हमारा रोम और एप्रोम। देन 60 के बाइट्स का एक्सटर्नल हम लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, चलेगा। उसके बाद 64 के बाइट्स का एक एक्सटर्नल रोम, रोम और रैम भी यूज कर सकते हैं, एक्सपांडेबल है। जो हम बोलते हैं ना कि हमारा स्टोरेज एक्सपांडेबल है, कुछ ऐसे ही बनता है वो, ठीक है। कुछ ऐसे ही जो ये एक्सटर्नली है ना, ऐसे ही हमारा कुछ मेमोरी से स्टोरेज जाता है और बनता है, या तो एक्स्ट्रा स्टोरेज हम प्रोवाइड कर देते हैं। सिंपल दो चीज, 13 पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं है, कॉमन चीज बताइए। कैन बी ऑपरेटेड विद कॉमन मेमोरी, कॉमन मेमोरी से आप ऑपरेट कर सकते हो, लाइक अगर आपने एक मेमोरी कार्ड लगा दिया उसी पर आप उसको ऑपरेट करा लोगे 8051 को, होगा क्या उसमें, वो जो कॉमन मेमोरी मतलब कैसा, एक ही मेमोरी आप रोम की तरफ यूज करेंगे, रैम की तरफ यूज करेंगे, पूरा काम उसी में काम खत्म करा लेंगे। In this case, 8051 has only 64 bytes of total external memory. तो यहाँ पे ये 64 के एक्सटर्नल, ये 64 के एक्सटर्नल बना रहे थे ना, तो वो केस में ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा 64 के, दो दो नहीं बनेंगे, ठीक है। एक ही होगा, एक ही को हम रैम के लिए यूज करेंगे, रोम के लिए यूज करेंगे, यानी हमारे किस किस के लिए यूज करेंगे, रैम रोम बोलते हैं, यानी किसके लिए बोलते हैं सर में अभी, एक तो डेटा, दूसरा प्रोग्राम, दो चीज पे डिपेंडेंट है ना, प्रोग्राम स्पेस में, प्रोग्राम मेमोरी स्पेस और डेटा मेमोरी स्पेस। तो उन दोनों का जो अलग अलग 64 के बाइट है उसको कंबाइन करके एक में यूज कर सकते हैं, उसको कॉमन वाला सेक्शन बोला गया। ओके, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन 8051 कैन इनपुट ब्लॉक ऑफ डेटा। ये क्या है सर, आप एक एक डेटा नहीं, पूरा एक एक डेटा का ब्लॉक, यानी पूरा एक स्लेट से मेरे पास एक ब्लॉक है जो 50 डेटा कंटेंट कर रहा है, 50 इंडिविजुअल डेटा कंटेंट कर रहा है, सो आप उसको एक साथ इनपुट ले सकते हो 8051 के अंदर, ठीक है। वहां कैसा था, वहां एक एक करके लेना पड़ता था, यहाँ 50 एक साथ ले सकते हैं, ठीक है। थ्रू इट्स सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स लोड दैट डेटा इन मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट दैट डेटा एज अ प्रोग्राम। तो वहां जो हम एक्स्ट्रा वो आईओ पोर्ट्स लगा रहे थे ना, उसकी मदद से, उसको हम सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी बोलते हैं, उसकी मदद से हम जो पूरा ब्लॉक ऑफ डेटा है वो ले सकते हैं, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, वो उसको डेटा के तौर पे लेंगे, डेटा के तौर पे इनपुट आया, उसको हमने हमारे प्रोसेसर के पास भेज दिया, अब वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ मिलकर उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, तो प्रोग्राम की तरह काम करने लग जाएगा, डेट्स ऑल। ये जो पूरा था इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डाउनलोडेड प्रोग्राम। क्या कहते हैं, डाउनलोडेड प्रोग्राम, जहाँ पे बेसिक मतलब है कि हमारा प्रोग्राम पहले से पड़ा था, खाली डेटा एक्स्ट्रा डालना था, डेटा जितनी बार नया डालोगे कुछ नया आ जाएगा, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ओके, वेरी कॉमन टेक्निक यूज टू चेंज प्रोग्राम ऑपरेटिंग इन रिमोट माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर्स, जहाँ पे बहुत ही रिमोट यानी बहुत ही अलग सा होता है हमारा माइक्रोप्रोसेसर, यानी बोलो बहुत कम छोटा सा होता है, या बहुत रेयर होता है, या बहुत ही कम, बहुत ही इग्नोरेंस फेस करता है, वहां पे हम, ये कॉमन टेक्निक होती है, ठीक है। अब क्या बचा है सर, जैसे कि चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत प्यारा, बहुत हिंदी सा है, यहाँ पे सॉरी, मैं बोला है कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 की जो फैमिली थी उसको डिटेल में समझाओ और कुछ नहीं, ठीक है। सो हमारा जो 8051 है वो सेकंड जनरेशन का है, कौन सा जनरेशन का है, सेकंड जनरेशन का। फर्स्ट जनरेशन जब आई थी ना, वो 48 49 50 की आई थी, फर्स्ट जनरेशन आई थी वो किसकी थी, 48 49 50 की।
इंटेल्स फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर वाज 8048, सबसे पहला कौन सा बनाया इंटेल ने? 8048। फिर 4950 हैव आइडेंटिकल आर्किटेक्चर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ मेमोरी साइज, जिसे हम कल देख रहे थे ना, वो 805 8086, फिर 802 863 86, उसके अंदर फिर भी हल्के हल्के फीचर्स भी बदल रहे थे मेमोरी के साइज के साथ। यहाँ पे जब 484950 बना तो सिर्फ मेमोरी के साइज का एक्सेप्शन था और कुछ नहीं, और सब मोस्टली सेम आर्किटेक्चर वाले थे, ठीक है, सबका सेम काम था ऑलमोस्ट, खाली साइज का डिफरेंस था। अब हर केस में हो गया था, मेमोरी में डबल करते जाते हैं। अगर 80481 की सपोर्ट करता था इंटरनल मेमोरी में, तो 8049 को हमने उसका डबल किया, यानी 2K बाइट्स। तो उसी हिसाब से फिर 8050 में 2K बाइट्स का डबल यानी 4K बाइट्स सपोर्ट करता है, बस इतना सही है। 8048 है 64 बाइट इंटरनल रैम। 804 के पास कितना 64 बाइट का इंटरनल रैम था, जिसमें 32 बाइट्स तो हमारे रजिस्टर मेमोरी लोकेशन लेते थे। 64 में से 32 बाइट्स किस किसने ले लिए थे? रजिस्टर मेमोरी लोकेशन ने। फिर 4950 के पास टोटल 128 और 256 बहुत जगह थी। कितनी? 128 एंड 256 जगह थी यानी इतना साइज था, इतने साइज का रैम था और कुछ नहीं। बेसिक बेसिक खाली नॉलेज भरा है कि भाई इसके बारे में ऐसा था, इसका ये था, इसका ये था, कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लेनेशन टाइप कुछ इनके पास नहीं है। खाली इसके पास ये था, इसके पास ये था, इसके पास ये था, जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है, पेपर में आया तो लिख देना है। इसका चांस फिर भी थोड़ा कम कम है, बट ऊपर जो बताया दो उसका चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिस्क अभी जो माइक्रो कंट्रोलर का, अब जाहिर सी बात है भाई, साइज कम है, जगह भी, जैसे जो रैम हो गया, रोम हो गया, सब भी हम कम ही साइज का दे रहे हैं, तो साइज कॉस्ट तो अपने आप कम होने वाला है। तो वही भी लिखा है, दिस माइक्रो कंट्रोलर्स आर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स एंड हेंस आर वेरी पॉपुलर। सबको पता है भाई, सस्ती चीज सबसे ज्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाती है। भाई इसके यहाँ पे हम सामान इतने सस्ते में मिल रहा है, भागेंगे सब उधर ही। जैसे वहाँ दुकान को फेमस करते हैं, वैसे यहाँ पे सस्ता माल फेमस हो जाता है, ठीक है। अब माल दो तरीके से फेमस होता है, माल इन द सेंस जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो, ठीक है। प्रोडक्ट्स को आप पॉपुलर कर सकते हो, या तो वो सस्ता है इसीलिए, या तो वो बहुत अच्छा है इसीलिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और कोई तरीका होता ही नहीं। 8052 8050 804849 फर्स्ट जेन, 8051 सेकेंड जेन। नाउ कमिंग टू 8052। 8052 देखते क्या लिखा है, पता चल रहा, नाम से पता चल रहा है, 51 के बाद 52 आया होगा, तो उसका छोटा सा उसका एक्सपांशन होगा, ठीक है। तो वही लिखा है 8051 इज अ सिंपल एक्सपांशन ऑफ 52 इज अ सिंपल एक्सपांशन ऑफ 51। अब 52 हैज 8K बाइट्स ऑन बोर्ड रोम एंड 256 बाइट्स ऑन बोर्ड रैम। 52 के पास 8K बाइट्स ऑन बोर्ड रोम है, 256 बाइट्स का ऑन बोर्ड रैम है। रैम रोम जो ऑन बोर्ड जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रेजेंट है एट करेंट, वो 8K बाइट्स रोम है, 256 बाइट्स रैम है, बस इतना ही बताया। देन अब अच्छा देखो, हमने जब 851 से 52 में आए, तो जाहिर सी बात है अपग्रेडेशन तो हो गई। तो यहाँ पे वो है, अलाउस प्रोग्रामर्स टू राइट लार्जर प्रोग्राम्स देन दैट कैन यूज मोर डेटा। 51 में जो था उससे बड़े प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज जैसे अपग्रेडेशन हुआ है तो डिग्रेडेशन तो करेंगे नहीं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बड़े बड़े लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम ज्यादा डेटा यूज कर सकते हैं, क्यों? साइज हमने बढ़ाया उधर का। और फिर 8051 का ही तो एक्सपांशन है ना, जितने 8051 ने किए थे वो तो ये सारे करेगा, बस एक्स्ट्रा और भी करेगा, बस वही चीजें हैं और कुछ नहीं। अच्छा आप देखो, जाहिर सी बात है 502 का ज्यादा कॉस्ट था, 52 का ज्यादा कॉस्ट था 51 से, 8052 का ज्यादा कॉस्ट है किससे? 8051 से। सबको पता है जैसे जैसे नई नई चीजें बनती जाती है, अगर आप अभी अगर नॉर्मल जनरल केस में आपको चीज है, जनरल केस में बताओ उनको, तो लो भाई, तुम्हारी सबसे सबसे जनरल चीज बताता हूँ, तुम भाजी मार्केट में अगर जाते हो, भाजी मार्केट में फूल गोभी, जिसको हम नॉर्मल वाइट कॉलीफ्लावर जो होता है, वो कितना आता है? जहाँ मैक्स टू मैक्स 50 या 60 जाएगा। सेम टाइम उसका अपग्रेडेड वर्जन ब्रोकली जाओ, 200 के नीचे मिलेगी ही नहीं। हुआ ना अपग्रेडेशन? अगर गांव में कभी कोई ब्रोकली देख ले तो वो यही बोलेंगे कि भाई ये तो हमारी फूल गोभी है जिसको उन्होंने हरा कलर डाल दिया, बराबर, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, कलर डाल के अपग्रेड कर दिया। तो यहाँ भी वही चीजें थी, यहाँ भी वही चीजें थी।
मैं अभी तक बेसिक चला जा चुका हूँ इतना बेसिक नहीं जाना चाहिए था, सॉरी। ओके चलो, 8052 has वन एक्स्ट्रा 16 बिट काउंटर टाइम। 8051 के पास कितने ऑलरेडी दो थे, अब 8052 के पास एक और हमने 16 बिट का काउंटर टाइमर डाल दिया, ठीक है। दिस काउंटर टाइमर गिव्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ये काउंटर टाइमर हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इन द सेंस ज्यादा काम हम कर सकते हैं, ज्यादा ये वो आगे पीछे सब कर सकते हैं, बस इतना ही है। अब उसके बाद बोला था कि उसकी पूरी फैमिली बताओ, तो हम ये दो ही बता देते हैं। 3132, फिर 52AH बेसिक, 52AH बेसिक और 52 अलग अलग थोड़े से फॉर्म है और कुछ नहीं। देखो पहले 3132 देख लेते हैं। देखो 3132 ऑल्टरनेटिव वर्जन से किसके, 5152 के। 51 का ऑल्टरनेटिव 31, 52 का ऑल्टरनेटिव 32। अच्छा एक स्पेशल चीज इनके बारे में, इनके पास ऑन बोर्ड रोम नहीं है, इनके पास ऑन बोर्ड रोम नहीं है। एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं बट ऑन बोर्ड यूज नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड होता ही नहीं है। देखो 51 के पास था, अब अगर 51 है ही नहीं मेरे पास, तो ऑल्टरनेट में मैं क्या यूज कर लूंगा, 31, बट एक कंडीशन के साथ, मेरे को मेरा एक एक्सटर्नल रोम देना पड़ेगा, मेरे को एक एक्सटर्नल रोम देना पड़ेगा। 51 में देना नहीं पड़ता था, बट हमें 31 में देना पड़ता है। फिर these are excellent devices for prototyping and low volume products। वो प्रोडक्ट्स जिनमें वॉल्यूम कम लगती है, वॉल्यूम कम लगती है इन द सेंस जगह, जगह, ठीक है। ये हमारे कानों में भेजाने वाली वो बेस वाला वॉल्यूम नहीं है, स्पेस टाइप। और फिर जहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग लगती है वो सब जगहों में बहुत ही अच्छी डिवाइस है। 52 क्या है सर, 852AH बेसिक क्या है, 52 का 8052 का दूसरा फॉर्म है 8052AH बेसिक। क्या है, दिस इज दिस स्पेशल 8052 हैज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन रोम। अब AH बेसिक और AH में फर्क क्या, सॉरी AH बेसिक और सिर्फ नॉर्मल वाले में फर्क क्या है सर, हमारा जो AH बेसिक है ना, इसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी रोम में। क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी रोम में, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट तो होते ही हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या बोलना चाह रहे हो सर, मैं नहीं समझ रहा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस आप जितने इंस्ट्रक्शंस लेते हो, यूज करते हो, तो उसका जब आप कुछ बेसिक प्रोग्राम्स बनते हैं, लाइक एडिशन के लिए भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन पास करने पड़ते हैं, तो वो इसमें पहले से इंस्टॉल्ड थे और कुछ नहीं। यूजिंग बेसिक इंस्ट्रक्शंस, a programmer can write instruction for this 8052 rather than assembly language program। हमें वहां पे ALP यानी 8085 में हम ALP लिखते थे अलग अलग यूज कर करके, तो वहां पे हमको ज्यादा लंबा टाइम लगता था। तो वही लिखा है कि कुछ आप बेसिक इंस्ट्रक्शन यूज कर लो, और जो हमारा प्रोग्रामर होगा वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकता है खुद से, वो असेंबली लैंग्वेज से अच्छा तो अच्छा ही पड़ता है, ऐसा इन्होंने कहा है और कुछ, ठीक है, बस इन्होंने इतना ही कहा है और कुछ नहीं कहा है। नाउ अब ये थोड़ा सा और बेसिक सा ज्ञान, क्योंकि पूछ लिया था कि 5251 के ऊपर क्या अच्छा काम कर रही थी, वो पूछ लिया, तो खाली छोटा मोटा काम था। देखो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तुम लिख सकते हो, पढ़ाया है स्टार्टिंग में। एक्सपांडेड फीचर क्या था, मैं वो पढ़ाता हूँ। देखो एक्सपांडेड फीचर पहली बात तो जगह का था, जगह का क्या था, 52 के पास 8 KB का ऑनबोर्ड रैम है, ऑनबोर्ड रोम है, और 51 के पास 4 KB का था। 52 के पास 8 KB का, 51 के पास 4 KB का। 52 के पास 256 बाइट्स का रैम है, वेरेस 51 के पास 128 बाइट्स का रैम है, खाली वो रैम है। 52 के पास दो थे, 51 के पास दो थे, 52 के पास 3 है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। जो एक एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज बढ़ाई थी ना, बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके 51 के पास डुअल 16 बिट टाइमर इवेंट काउंटर था, तो 8052 के पास एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है 16 बिट टाइम काउंटर, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एप्लीकेशन ने बोला तो माइक्रो कंट्रोलर, सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर है। इंडिपेंडेंट कंट्रोलर के तौर पे यूज करते हैं मशीन में, सच एज अ स्लेव इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। अलग अलग काम में आप इसको ऐसा स्लेव की तरह, यानी वो क्या बोलते हैं, अपने गुलाम की तरह यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर हम इनको मशीन टूल्स के अंदर यूज करते हैं, केमिकल प्रोसेसर्स के अंदर यूज करते हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं, फिर सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस टूल के अंदर यूज करते हैं, बस इतना ही है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ इतना सा है और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। अब इसमें भी ये जो
मतलब 8052 8051 का जो डिफरेंस टाइप आया था कि 8052 किन मामलों में एक्सपांड हो गया था, मतलब एक्सपांडेड फीचर्स क्या है 52 के, ऑलमोस्ट तो 51 जैसा ही है, बट एक्सपांडेड फीचर्स क्या है, तो तीन चीज थी, वो एक बार पूछा है 2019 में, उसके बाद से भी शायद अभी तक नहीं पूछा है जितना मुझे पता है। बट फिर भी ये छोटी छोटी चीजें एक एक बार देख लेना, आती तो नहीं है बट एक एक बार पढ़ लेना, छोटी छोटी चीजें को ज्यादा हार्ड नहीं है। बट ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आई एम मार्किंग इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको प्लीज पढ़ के जाना, इसको इसको और इन दोनों को। ये चार क्वेश्चन पढ़ लिया, चार में भी देखोगे ना, चार में भी फर्स्ट का जो है ना, सेकंड में भी आधा क्वेश्चन तो वही है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है वो पहले तुमने बताया है, फिर एडवांटेजेस बताती हैं, तो उसको पूरा ऐसे सिंगल क्वेश्चन ही ट्रीट कर लो कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या होते हैं वो बता दो बस। तो मान लो मतलब ऐसा कंबाइंड पकड़ो, तो तीन क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज वाले। किसी को भी करना हो कि सर इसमें से हम क्या पढ़ ले, हमको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, तो ये तीन सबसे पहले पढ़ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ये। वेल टाइम हमारे पास भी बहुत है, तो 2 मिनट बस वेट करो, मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स ले लेता निकालता हूँ फटक से, 1 सेकंड इसमें मतलब अपडेट कर देता हूँ, फिर हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, 2 सेकंड आप। डेटा स्ट्रक्चर्स की फाइल। वेल ये चैप्टर में कोई ऐसा था जिसको कुछ समझा नहीं, जैसे कुछ भी, कोई भी ऐसा है जिसको कुछ समझा नहीं इस चैप्टर के अंदर? नहीं बोलोगे तो मुझे नहीं समझेगा भाई, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। रिस्पॉन्ड तो करो भाई। कोई भी ऐसा जिसको कुछ भी नहीं समझा इसमें से, इस पूरे चैप्टर के अंदर पूरा ही नहीं समझा, कोई है ऐसा? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। सो रहे हो क्या भाई सब? लेक्चर में क्यों आया फिर? क्या हो गया? नहीं बोल। बोल रहा था समझा सर। बहुत बढ़िया, फिर तो तुम तो ऑफलाइन वैसे भी आने वाले हो, तेरा तो टेंशन ही नहीं है मेरे को मेरठ वालों का पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ये वापस होने वाला है क्या हमारा? हमारा तो होगा ना, ऑफलाइन वालों को तो होने ही वाला है ना, ऑफलाइन में कहाँ किया मैंने ये वाला, इधर ऑफलाइन में में तो आया होगा। आंटी बाजू में ना। अरे यार हमको लगा मेरे को नहीं होने वाला इसलिए मैं बैठा। ऑफलाइन होने वाला है, मैंने पहले ही कहा है ना कि ऑफलाइन में सारे चैप्टर्स होंगे, खाली वो जो मेरे को कोड्स अरे दिखाने थे बस। यार, क्या हुआ? अरे हम लोग को हमारे ग्रुप में मैसेज आया ना, इसके वजह से हमको लगा हमारा भी लेक्चर है। तो बैठना तो बैठ सकते हो, ऐसा है मैं तुमको पहले से कहा है ना, लेक्चर में कहा था ना कि तुमको बैठना रहेगा तो बैठना, नहीं बैठना रहेगा मत बैठना। ठीक है सर। मैं बोलूंगा कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा कि तुमको बैठना चाहिए तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओके सर, तो मैं अभी लीव कर लेता हूँ। कोई वो नहीं है, चलेगा बिंदास। बस 2 मिनट वेट करेंगे सब, मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो टाइम बचा है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि हम जितना जल्दी हमारा पोर्शन कंप्लीट करें, आपको उतना ही टाइम मिले, आप उतना ही ज़्यादा पढ़ सको। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो मैम को इन्फॉर्म कर दो, मैम को क्वेश्चन पूछ लो, मैम मुझे भेज देंगे, और एल्स मैम से नंबर मांग लो, ठीक है। बेटर विल भी मैम को भेज देना, डाउट मैम बता ही देते हैं, ठीक है। सॉरी।
नंदा पांडे ऑफलाइन नहीं होगा, देखो ऑफलाइन मुझे नहीं पता है, फिलहाल आइडिया नहीं है, तो बस आपके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम इसकी टाइम कम है आपके पास, यू नॉट हैव मच टाइम। अगर टाइम कैलकुलेट करोगे सो हार्डली 1 मंथ बचा है आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो भी स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 1 मंथ, उस वही टाइम पे आपका जेई का भी अटेम्प्ट है, सो टाइम ज्यादा जरा जरा भी नहीं बचा एक्चुअली। एंड इनफैक्ट आर टारगेट इज कि हम दिसंबर में ही कंप्लीट कर ले हमारा पोर्शन, ज्यादा बचा भी नहीं है हमारा पोर्शन। इफ यू विल ऑब्जर्व, हमने CS2 में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, जस्ट एक लास्ट चैप्टर बचा है which will require 2 lectures, networking technology. It will require just 2 lectures to complete, and then CS1 में data structures we are starting today, and then the only remaining chapter will be C++, and max to max as of I know 6 to 8 maximum 9 lectures, and we will be finishing our CS portion. So अगर उसके बाद टाइम मिलता है, लाइक अरेंज होता है, तो कोई डाउट सेशन रहेगा या कुछ रहेगा, सो विल कंडक्ट, कि जिसको भी कुछ भी डाउट है तो हम लोग फिर वहाँ पे सेशन से रख सकते हैं। अगर तुमको डाउट होता है तो अभी भी ऑन द स्पॉट पूछो, कोई वो नहीं है। ईस्ट वेस्ट वालों को तो वो ऑफलाइन जैसे आते हैं वो आएंगे ही, तुम्हारे लिए स्पेशली ऑनलाइन अरेंज किया है, तो फ्रूटफुल वे में यूज करो, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो समझेगा ही नहीं कभी, ये सबके लिए ही था, सिर्फ उसके लिए नहीं था। वेल सॉरी, is my screen visible? Can anyone confirm? Anyone? Is my screen visible? Hello? Hello? Please confirm, is my screen visible? Yes, sir. Okay, ठीक है निशा। Starting with data structures. What is data structures? पहली बात, कुछ बेसिक सा ज्ञान, तुम्हारे पेपर मार्क्स कैसे क्या आने वाला है इसका। एक MCQ आता ही है, एक MCQ आने वाला है, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क के जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से हो सकता है कि एक तुम्हारा बाइनरी कंस्ट्रक्शन आए, यूजुअली आता है बाइनरी कंस्ट्रक्शन, आता ही आता है, ठीक है, सो वो आएगा, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन यूजुअली आता है, और वो इजी भी होता है हार्ड नहीं होता है, तो वो हम देखेंगे एंडिंग में, बिकॉज वो एंडिंग का पार्ट है हमारा। उसको छोड़ के ओवरऑल 17 मार्क्स कंटेन करता है ये, यू कैन स्कोर 17 फ्रॉम दिस ओनली, 17 इससे हो गए, CS के कोड्स लिख लोगे 15 के आसपास उससे हो गए, 30 के अब तो ऐसे स्कोर दिखने लगेंगे तुमको। फिर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था थोड़ा सा OS, उससे आ जाएगा मार्क्स, HTML पढ़ा है, HTML से थोड़ा आ जाएगा, 40 मार्क्स के तो आसपास दिखता ही दिखता है। पता है तुम लोग क्या करते हैं, इतना मस्त CS होता है अपना, गिनी चुनी चीजें। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर नॉन लीनियर होता है, ये वो, इसका सबका मैंने लिख के लाया है थोड़ा बहुत कंटेंट, थोड़ा बहुत अपन बुक से रेफर करेंगे, ठीक है। पहली बार डेटा होता क्या है, डेटा क्या होता है, देखो हम पूरे चैप्टर के अंदर हमें ये सब चीजें हैं, अपने पूरे में यही सब चीजें हैं जितनी भी है, ठीक है, तो वही धीरे धीरे सब एक करके देते हैं। डेटा क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज। अब सेट ऑफ वैल्यूज में या डेटा आर वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब जैसे मैंने बोला आई नीड योर डेटा, लेट से मैंने निशांत को बोला निशांत आई नीड योर डेटा, निशांत बोलेगा सर डेटा इन व्हाट सेंस, आई विल आस्क निशांत आई नीड योर नेम, फुल नेम, फुल नेम उसने अपना बताया, तो क्या होगा मेरे लिए डेटा हो गया। इफ आई वांट टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन, लाइक आई वांट टू परफॉर्म एन एडिशन, I said I need to perform an addition. Then I need 2 datas on which I can perform my operation. So that 2 datas, 2 operands on which I can perform my operation. That are nothing but data. Like मुझको 2 नंबर चाहिए. Then अगर मुझे 2 अलग-अलग नाम जोड़ के एक नया नाम बनाना है, तो उसमें मुझे 2 नाम लगेंगे ना, तो वो हो गए हमारे डेटा। तो डेटा इज नथिंग बट डेटा आर वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। एग्जांपल, आपका नाम, स्टूडेंट नेम, उसकी आईडी। डेटा आइटम क्या होता है सर, डेटा तो बताया, डेटा आइटम क्या होता है, डेटा आइटम रिफर्स टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, टू अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यू, पूरा का पूरा वैल्यू नहीं, उसका एक छोटा सा सिंगल पार्ट,
लाइक इधर मुझे अगर 2 नंबर चाहिए तो उसमें से कोई एक सिंगल यूनिट। लाइक अगर मैंने बोला स्टूडेंट का फुल नेम, तो वी आर गोइंग टू डिवाइड इन 3 पार्ट, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। कौन सा नेम चाहिए आपको सर? निशांत बोल रहा हूँ मैं, तो निशांत पूछेगा ना सर मैं अपना सिर्फ नाम और सरनेम बताऊं कि पापा का नाम भी लिखो बीच में? सो दैट इज व्हाट डेटा आइटम इज। ठीक है, हर एक को इंडिविजुअली टुकड़े टुकड़े में बांट के फिर उसके रेफर करना। डेटा आइटम को हमने 2 जगह बांटा है, ग्रुप आइटम, एलिमेंट्री आइटम। एलिमेंट्री आइटम्स जहां मैं सिर्फ सिंगल में ही बताना था, सारा का सारा एक चीज में आ जाता है। लाइक अगर मैं पिन कोड बोलूँ तो भाईंदर का 401105, तो सिंगल ही है। इसको अब तुमको थोड़ा थोड़ा बताओगे कि नहीं 401105, 401105, भाई सेम ही चीज हो गई वो। अब उसमें आप वैल्यूज को थोड़ी ना इधर उधर करोगे। लगा बस अगर नेम में बता रहे हो, लाइक मैंने स्टूडेंट का पूरा नाम बोला, तो अब उसमें नेम, सर नेम, फादर नेम तीनों अलग हो सकते हैं, तीनों अलग अलग हो सकते हैं, तीनों के बिना भी वो चीजें चलेंगी। वेरेस वेरेस एलिमेंट्री में ऐसा नहीं होगा। एलिमेंट्री में आपको पूरा एक ही वैल्यू होती है, वो पूरी देनी पड़ती है, अलग अलग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट इज व्हाट ग्रुप आइटम एंड एलिमेंट्री आइटम इज। एंटिटी क्या है सर? अभी अभी आपने ऊपर बताया ना, आपने देखो लिखा था, डेटा बता दिया, डेटा आइटम बताया, ग्रुप आइटम बताया, एलिमेंट्री आइटम बताया। एंटिटी क्या होती है सर? आते आते व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी इज नथिंग बट attributes और प्रॉपर्टीज, बेसिकली वैल्यूज। एट्रीब्यूट्स हम बोलते हैं ना, इसके प्रॉपर्टीज बताओ। लाइक आई एम सेइंग आईएसपी, आईएसपी की प्रॉपर्टीज बताओ, मतलब आईएसपी क्या करती है, कैसा है, क्या है आईएसपी? एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ और है, क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेंगी। दैट इज नथिंग बट एंटिटीज। लाइक अगर मैंने वैल्यू बोली, उसमें मैं पूछूंगा सर कैसी वैल्यू, न्यूमेरिक की नॉन न्यूमेरिक, क्या है एंटिटी? अब जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है। लेट्स से आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ वेबलिंक, so I might be having an employee ID, I am having my name, I am having my age, my gender. These all things are nothing but what? Attributes of whom? Of mine. So I am the entity. I am the entity, and these are my attributes. These are my properties. I am having this employee ID. My name is this. I am having certain sort of this age, not that exact, but nearly you can say. And then gender, basic simple things. नथिंग मच मोर कॉम्प्लिकेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है भाई? इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर? आप बता रहे हो डेटा हो गया, तो भाई इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा। मीनिंगफुल डेटा, देखो डेटा तो बहुत टाइप का आएगा हमारे पास, ह्यूज वैरायटी ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू रिसीव, बट उसमें से हमारे मतलब का कौन सा है, हमारे लिए कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा फ्रूटफुल है डेटा, वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन। वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। सर फिर फील्ड्स क्या होता है? फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, प्राइमरी की 4 लिखे हैं क्या ये सब? फील्ड क्या है? सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एंटिटी। एक सिंगल एलिमेंट्री यूनिट होगा, एक छोटा सा यूनिट होगा, सिंगल होगा वो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने का। लाइक नेम, एक सिंपल सा नाम बता दे, कृष्णा, हो गया। एज 25, 50, 45, बस खत्म। उसके बाद कितने मंथ्स है, कितने डेज हुए, वो सब नहीं बताना होता। ठीक है, बताना है तो उसके लिए भी अच्छी जगह है, बताओ चलेगा, कोई वो नहीं है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। प्राइमरी की क्या है? यूनिक वैल्यू। प्राइमरी की यानी यूनिक वैल्यू मतलब हट के थोड़ी अलग सी वैल्यू। सबको पता है, बेसिक इंग्लिश लिखे, कोई हार्ड वर्ड्स नहीं लिखे मैंने, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बहुत। फिर भी देखना हो तो ये देख लो, एक फाइल है, फाइल को मैंने क्या कहा था? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, एक रिकॉर्ड के अंदर लेट्स से एफ 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 3 अलग अलग जगह है। अब वो एफ 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 में डी 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 डेटा स्टोर है। सो दिस व्हाट इज, इट इज फाइल। पूरा डायग्राम दिखाया है, देखो जैसे यहाँ देखो, फाइल के अंदर डेटा कैसा है, 1 to 1 से 6 नंबरिंग है, आपकी आईडी है, फिर आपके नाम, सैलरी, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट। सो दिस इज माई होल फाइल। रिकॉर्ड 1 के अंदर, रिकॉर्ड 1 में ये सब होगा, 2 में ये सब होगा, 3 में ये सब होगा। सिंपल, बस इतना सा होता है और कुछ भी नहीं होता इसमें। डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी है। अब डेटा स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट डेफिनेशन,
क्योंकि हमें वो पेपर में लिखना भी है। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या लिख गए, ये क्या लिख गए सर? लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, लॉजिक तो वैसे ही नहीं हमारे पास। लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं तुमको बताता हूँ सिंपल सरल तुम्हारी भाषा में। तुमने एरे पढ़ी है? नहीं पढ़ी? 11th में एटलीस्ट C++ पढ़ा है थोड़ा सा, उसमें एरे देखी हो कि नहीं? पता है तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एक स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ, कंटिजियस मेमोरी लोकेशन। लाइक अगर ये 0 1 से स्टार्ट हो तो नेक्स्ट का एड्रेस फिर भी 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा उनका, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इसकी भी अगर तुम ध्यान से इधर इसको ध्यान से थोड़ा और गौर करो इस पे। सो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर हियर। अब वो डेटा कैसा भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, वैल्यू, फिर इंटीजर के बाद हो सकता है वो फ्लोटिंग नंबर, देन कैरेक्टर हो सकता है, नाम हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। लाइक आई वांट टू स्टोर नेम एज बोथ, देन वो भी हो सकता है। वो सर वो उसका तो हमने देखा नहीं, वो है, वो C++ में थोड़ा देखेंगे, तुमको थोड़ा समझेगा, आइडिया आएगा यूजिंग क्लास एंड ऑल। बट इधर भी है, इधर भी आगे आप जब लिंक लिस्ट यूज करेंगे, लिंक लिस्ट अगेन अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर जो हम बताएंगे आगे। लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, मॉडल या तो लॉजिकल हो या तो मैथमेटिकल हो। अब इधर लॉजिकल भी है, मैथमेटिकल भी है। कैसे लॉजिकल, कैसे सर? लॉजिक क्या था इसके पीछे, एरे क्रिएट करने के पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आपको पता हो, आपको पता हो, जब मेमोरी एलोकेशन होता है तो मेमोरी में हम एरे को पहली बात एक कंटिन्यूअस जगह प्रोवाइड करते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है सर? रैंडमली फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा, फर्क पड़ता है। जब हम कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो यहाँ पे हम एक का एड्रेस देंगे ना, सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस देंगे ना, पीछे पूरे जितने भी अवेलेबल है उसके साथ ही सब हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक था, एरे क्रिएट करने के पीछे का यही लॉजिक था कि हम जब एक एक का एड्रेस देंगे स्टार्टिंग वाले का, उसके पीछे जितने भी बैठे होंगे सबका एड्रेस, हम सबको हमको बार बार एड्रेस से बुलाना नहीं पड़ेगा, हम उनके इंडेक्स नंबर से बुला लेंगे उनको। देन अब एरे में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट एन एरे, नॉट एनीथिंग एल्स। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ एरे। लेट्स से आई एम कंसिडरिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स। सो उस एरे में, उस एरे में सिर्फ इंटीजर्स होंगे, लाइक 7 हो गया, 52 हो गया, 2 हो गया, 36 हो गया, 22 हो गया, 17 हो गया। अगर मैंने स्टोर किया 32.5, ये स्टोर नहीं होगा, ये हट जाएगा, सिर्फ 32 स्टोर होगा। क्यों? बिकॉज ये इंटीजर की एरे, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई होगी आई गेस। डीएस को यूज कहाँ करते हैं सर? डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज आता है? तो डेटा स्ट्रक्चर बड़ी बहुत जगहों पे यूज आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, ओएस में आता है। कंपाइलर डिजाइन, जिसमें आप अपने प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हो, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक्स एंड मैनी मोर, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे डीएस का यूज होता है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने बेसिकली डिवाइड किया कुछ जगहों पे। डेटा स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव। सर प्रिमिटिव क्या, नॉन प्रिमिटिव क्या? प्रिमिटिव जहाँ पे एक कैटेगरी बनाई तो उसके अंदर सिर्फ उसी के, मतलब उसमें भी आप अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे, उसमें भी आप अलग अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे। वैसे नॉन प्रिमिटिव, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, बट प्रिमिटिव के डिफरेंट टाइप्स नहीं होते। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर। अब इंटीजर के भी अलग, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर नहीं करना है, उतना ही। इंटीजर यानी होल नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव, -1 +1 -2 -10 -100 +1000, ऑल आर इंटीजर्स। फ्लोटिंग नंबर्स, फ्लोट क्या होते हैं? रियल वैल्यूज नंबर, लाइक 3.14, 9.777, 6.196, ऑल आर फ्लोटिंग नंबर्स। फिर सर ये कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर A B C D
ई एफ, ये सब क्या है? ये सब के सब कैरेक्टर, ठीक, सब के सब। ये सब पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर क्लास में एक होता है ना वो उंगली करने वाला, वैसे ही होता है हमारा पॉइंटर। वैसे ही हमारा होता है पॉइंटर। पॉइंटर आपकी जगह को पॉइंट करता है। अब पॉइंटर का डेफिनेशन कभी बदलता नहीं है। पॉइंटर कितनी भी अलग अलग वैरायटी का नहीं, एक ही वैरायटी का होता है। पॉइंटर का काम क्या होता है? जो भी एड्रेस है, एड्रेस को पॉइंट करना। सो इसलिए वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर काउंट होता है। सर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बताते हैं अपन, आओ। तीन टाइप के होते हैं। पहली बात, एरे, लिस्ट एंड फाइल। सब एरे को मैं क्यों नॉन प्रिमिटिव कहता हूँ? whenever you are declaring an array can contain multiple types of data, like it can contain an integer values, then it can contain floating values, it may contain character values, it may contain character values। किसने मना किया है? कैरेक्टर डिक्लेयर कर दो। मेरा जो नाम है मैं ऐसे बॉक्सेस में एक एक डब्बे में स्टोर कर सकता हूँ, लाइक KRIS HNA, मैं मेरे बॉक्सेस में से डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो एरे ये भी हो गई, मेरा नाम भी स्टोर हुआ, कैरेक्टर क्या है इसलिए कैरेक्टर स्टोर हो गए। तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स में आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव है। आप फ्लोटिंग नंबर को मल्टीपल टाइप में डिक्लेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए वो प्रिमिटिव है। अब लिस्ट, लिस्ट दो टाइप के हमारे पास, लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट। सर अब ये क्या होता है लीनियर लिस्ट, नॉन लीनियर लिस्ट? लाइक जान के रखो, आगे मैं बताऊंगा, आगे इस पे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। स्टैक क्यू क्या होते हैं उसमें आपको समझेगा लीनियर लिस्ट क्या होती है, नॉन लीनियर क्या होती है। फिर भी अगर किसी को ज्यादा उत्सुकता हो कि सर हमको अभी समझाओ, अभी समझाओ, तो लीनियर लिस्ट जहाँ पे आप सब ऐसा कंटिन्यूएशन में ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कंटिन्यूएशन में। जैसे टाइप एरे है ना, एरे का ही एप्लीकेशन होता है स्टैक्स एंड क्यूज। दोज आर नथिंग बट लीनियर लिस्ट, कंटिन्यूएशन में है, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, और एक के बाद एक ही, एक से एक ही ऐसा। नॉन लीनियर क्या होता है सर? ऐसा रैंडमली, ये है इसके साथ ये, इसके साथ ये, अब इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे जो ये फैले हुए रहते हैं ना, ऐसे एक साथ लाइन में कभी नहीं लगे। इसके पास अभी दो ऑल्टरनेटिव आ गए, इसके पास दो ऑल्टरनेटिव है, इसके पास दो ऑल्टरनेटिव है, ऐसा इसके इसके पास तीन ऐसा ऑल्टरनेटिव बन गया। अब ये इसमें से ऐसे कहीं भी जा सकता है। सो दिस इज व्हाट अ नॉन लीनियर लिस्ट इज, दिस इज व्हाट अ नॉन लीनियर लिस्ट इज, नथिंग एल्स। ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर्स, एनी 6 डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन हमको एक्सप्लेन करने थे, या फिर 3 टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स ऑपरेशन करने एक्सप्लेन करने थे। सो उसमें से हमारे 6 डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस आर ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। सर ये होते क्या है? इतने सारे बता दिए, ये होते क्या है? आओ बताता हूँ, सुनो। ट्रैवर्सिंग, एक बार जाना, सब डेटास को रीड करना और वापस आ जाना। लाइक मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है। अब ट्रैवर्सिंग में मैं हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, उसको विजिट करूंगा, मैं उसको ना रीड, मैं उसको राइट नहीं करूंगा, सिर्फ रीड करूंगा। रीड करूंगा जैसे जगह देखूंगा, if I want comparison then I can make comparison, I can make comparison, but I will not write anything, मैं कोई भी alteration नहीं करूंगा उसमें। okay, this is what nothing but an traversing is। जाना, उसको पूरे को एक बार देख के वापस आ जाना, घूम के आ जाना, ट्रैवर्सिंग। सर फिर सर्चिंग क्या है? सर्चिंग नाम जैसे लग रहा है भाई ये क्या, हाँ, जैसे अपन नॉर्मल इंग्लिश में सर्चिंग का मतलब क्या होता है? ढूंढना। वैसे यहाँ पे ढूंढना होता है। आपका जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, अब वो डेटा स्ट्रक्चर बहुत टाइप के होते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढना इज नथिंग बट सर्चिंग। इंसर्टिंग क्या होता है सर? इंग्लिश है, अब यहाँ पे जो इंग्लिश है उसी का मीनिंग चलने वाला है। इंसर्टिंग, आपके पास 50 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट में आपने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया, उसको बोला इसमें कहीं बीच में इंसर्ट करो, आइदर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो उसमें क्या है, पहले से वो अरेंज है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग a सीरीज ऑफ 1 2 6 7 10 22 21 22 52। okay, now what I have to do is I have to insert 17, I have to insert 17। so what I'm going to do is I will
Compare. First of all, I will traverse. Is there any number which is same as 17? No, there is no number same as 17. Then what I am going to do is, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, मुझे इसका ऑर्डर भी मेंटेन करना है, ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए. सो मैं ऐसे नंबर सर्च करूंगा जिससे 17 बड़ा है. 17 जिससे बड़ा है, जो भी लास्ट नंबर होगा जिससे 17 बड़ा है, उसके बाद में 17 को रख दूंगा. लेट मतलब बेसिकली ऐसा नंबर जिससे 17 छोटा हो गया सबसे पहली बार, उसके पीछे रख दो. लाइक 1 is greater than 17? No, 1 is less than 17. 2 less than 3, 6 less than 7 less than 10 less than 10 के बाद जैसे ही मैं 21 पे आया, मैंने कंपैरिजन किया. Is 21 less than 17? No, 21 is greater than 17, which means I have to add 17 just before 21. So here I am going to add 17. This is nothing but an insertion. Deletion क्या है? You need to traverse, मतलब आपको एक बार जाना है सब एलिमेंट्स पे. देन जो भी एलिमेंट आपने दिया है उसको डिलीट कर देना है, हटा देना है. इफ आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, delete 22, then I will check, is my element equal to 22? 1 equal to 22? No. 2 equal to? No. 6 equal to 22? No. 7 equal to 22? No. 10 equal to 22? No. 17 equal to 22? No. 21 equal to 22? No. 22 equal to 22? Yes. Delete it. सिंपल. इसको डिलीट कर दो, 52 को उसी जगह रख दो, खत्म काम. या तो पूरे इसको कनेक्शन ही तोड़ दो, काम खत्म. सॉर्टिंग क्या होता है? अरेंजिंग. या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो हो सकता है कुछ और ऑर्डर उन्होंने बताया हो, वैसे में उसको सॉर्ट करना. मर्जिंग क्या होता है? मेरे पास लेट से 1 2 3 4 ऐसे 4 अलग अलग नंबर्स थे. देन 7 8 9 10 ऐसे अलग नंबर्स थे. मेरे पास सपोज दो एरेज है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे दोनों को मिला के एक बनानी है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मर्जिंग, जहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं. बेसिक मर्जिंग है हमारी, और कुछ नहीं है. ठीक है, अब बन के वो एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा. मर्जिंग, बस इतना सही है. एकदम बेसिक बेसिक काम है. अब एल्गोरिथम नोटेशन, एल्गोरिथम में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसका नोटेशन हम देखने वाले हैं. देखो एल्गोरिथम होता क्या है? फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस. finite step by step list of well defined instructions for solving a particular program. हमने देखा है, हमें कोई प्रोग्राम सॉल्व करना है तो उसके पहले हमको उसके स्टेप्स लिखने पड़ेंगे. हाँ, मुझे पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वो अच्छा अभी ऐड करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है. ये मुझे पता है. क्या मेरे किसी को पता है? नहीं. तो और क्या मुझे, अब मुझे एक ही कोड को चार अलग लैंग्वेज में लिखना है, मैं लैंग्वेज कन्वर्जन थोड़ी ना करूंगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उसका एल्गोरिथम लिखूंगा, उसके पीछे का बेसिक लॉजिक लिखूंगा कि अच्छा हाँ, पहले नंबर को लोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक्यूमुलेटर में डालूंगा, फिर उसको ऐड करवा दूंगा किसी दूसरे नंबर से, फिर कहीं और पर स्टोर करवा लूंगा. तो ये जो मैंने कहा अभी, जो ये सब ये चीजें, इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं. कि आपने फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करे थे वो बताए. अब देन जिसमें भी आपको चाहिए आप उसको एग्जीक्यूट करा लो. whether it could be a C++ or a Java or a Python, C language, C hash, Rust, Go, जहां मर्जी वहां करा सकते हो. ओके. एल्गोरिथम देखो, पर्पस ऑफ एल्गोरिथम एंड इनपुट डेटा एंड वेरिएबल यूज्ड. कुछ नहीं, टाइम पास है. देखो एग्जांपल लेके आओ. राइट एन एल्गोरिथम फॉर सम ऑफ टू नंबर्स, मुझे दो नंबर्स का सम करना है, उसका एल्गोरिथम क्या रखूंगा? देखो बेसिक दिमाग लगाओ. मुझे ए में एक नंबर लेना पड़ेगा, बी में एक नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद उनमें सम में मुझे ए प्लस बी स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसको प्रिंट कर दूंगा, खत्म हो गया मेरा काम. बराबर, हाँ कि ना? बस वही चीज रहेगी. स्टार्ट करो. रीड ए कॉमा बी, इन केस अगर ए और बी की कोई वैल्यू पहले से रखी है उसके लिए रीड ए कॉमा बी. अब रीड ए कॉमा बी के अंदर से इनपुट आता है क्या? हाँ, इनपुट आता है. इनपुट भी रीड के अंदर आ जाता है. ठीक है, रीड ए कॉमा बी, उसके बाद ऐड कर लो, उसको किधर स्टोर कर लो, जहां स्टोर किया वो उसको प्रिंट कर दो, खत्म काम. बस इतना सा होता है एल्गोरिथम नोटेशन. क्या क्लियर है सबको? जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे हाँ या ना. क्या ये क्लियर है? हेलो.
नो रिस्पॉन्स। क्या चल रहा है ये? ऐसा रहेगा तो मैं फिर लेक्चर कैंसिल कर, लेक्चर खत्म कर दे रहा हूँ अभी। I need response or else I'm going to end this lecture right now। फिलहाल यह जो भी है बाद में कल ही होगा। अगर सेम चीज़ चल रही है तो बहुत है अभी फिलहाल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। समझा कि नहीं समझा अब तक सबको? हेलो हेलो। There are 11 students। ओके, किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है ना, तो मतलब ही नहीं ना। अगर कोई रिस्पॉन्स देना ही नहीं है तो मतलब ही नहीं है। कोई अगर रिस्पॉन्स ही नहीं देना तो क्या ही मतलब है ना। इससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, काम खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी काम खत्म, तुमको भी बैठना नहीं पड़ेगा फिर। तुमको भी नहीं बैठना पड़ेगा सर, कि जानबूझ कर बैठना पड़ रहा है। ओके चलेगा, कोई नहीं, मुझे कोई वो नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। आई एम एंडिंग दिस लेक्चर राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। और एल्स जैसे हम डेली 11 तक एक्सटेंड कर देते हम कर सकते थे, बट मुझे आज रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एट ऑल। आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन्वेस्टिंग माई टाइम इन ऑन यू। बाय।